हेलो विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो। मैं प्रोफेसर जगदीश चौहान पिछले 38 साल से मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। और आज मैं आपसे इंग्लिश के बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपसे शेयर करूँगा। ऐसे देखा जाए तो इंग्लिश जो विषय है उसका मुख्य जो बेस है वो ग्रामर है। और इंग्लिश ग्रामर का जो बेस है वो है टेंस। लेकिन दुख की बात यह है कि स्कूल में हमें टेंस इतनी डीप में सिखाए नहीं जाते। कॉलेज में आते हैं तो कहते हैं कि आपको स्कूल में सिखाया गया है। तो बच्चों का ये जो टेंस का ज्ञान है वो अधूरा ही रहता है। और इससे आगे भविष्य में क्या होता है कि बच्चों को इंग्लिश को लेकर बहुत ही दिक्कत पैदा होती है। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर में जो इंग्लिश ग्रामर का बेस है यानी टेंस, तो उस टेंस को लेकर हम बहुत ही डीप में जानकारी हासिल करने वाले, बहुत ही शांति से हम आगे आगे जाके टेंस का ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टेंस के बारे में। आप सब तैयार है? आर यू रेडी? ओके। पहले देखिए कि ये टेंस होते हैं उसके 3 प्रकार है। ये तो हम सबको पता होते हैं। किसी भी बच्चे को पूछ लो कि टेंस के कितने प्रकार होते हैं तो वो आपको तुरंत कह देगा कि इसमें क्या है, 3 तो टेंस है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। लेकिन हर एक टेंस में प्रेजेंट टेंस में 4 टाइप है, पास्ट टेंस में 4 टाइप है और फ्यूचर टेंस में 3 टाइप है। अगर आप उनको ये बताएंगे तो वो भी कहेंगे ये भी हमें पता है, उनके नाम भी आपको बता देंगे, लेकिन उसके जो रूल्स है, उसके जो नियम है, उसके बारे में उन्हें कोई ज्ञान नहीं होता। तो आज हम हर एक टेंस को लेकर ज्ञान तो हम प्राप्त करने वाले हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम एक ही टेंस लेंगे और वो उस टेंस को लेकर थोड़ा डीप में ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट टेंस में 4 है, तो ये जो 4 टाइप है उसमें से पहला टाइप जो है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो पहला टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी उसको हिंदी में सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। अब आप कहेंगे कि सामान्य वर्तमान काल आपने बता तो दिया, लेकिन इस टेंस का रूल क्या है, ये टेंस का इस्तेमाल कब करना है, तो इसके बारे में बच्चों को पता नहीं होता। तो आज हम वो सब जो भी हमारी शंकाएं है उसका हम समाधान करेंगे। तो पहले देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है उसका इस्तेमाल कब होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि हर रोज के जीवन यानी डेली रूटीन। अब आप कहेंगे कि डेली रूटीन मतलब क्या? जैसे हर एक आप और हम सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, भोजन करते हैं, हमारा होमवर्क करते हैं, दररोज के काम करते हैं, तो इसे कहते हैं डेली रूटीन के कार्य, बराबर है। तो हर रोज के जीवन की क्रियाओं को दर्शाने के लिए इस काल का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो आपको पता चला कि सामान्य वर्तमान काल यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल कब किया जाता है। अब इसका रूल भी देखते हैं। अब इसका नियम जो है, रूल है, वो ध्यान से सुनिएगा, आपने कभी सुना नहीं होगा। तृतीय पुरुष एक वचन क्रियापद को एस या ईएस प्रत्यय लगाकर ये काल बनता है। खाली मैंने आपको ये रूल पढ़ के बताया। अब उसके एक एक पहलू को हम गौर से देखेंगे। तृतीय पुरुष एक वचन, आपके दिमाग में पहला सवाल ये उठा होगा कि ये तृतीय पुरुष एक वचन यानी क्या? तो उसको कहते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। इंग्लिश में उसको थर्ड पर्सन सिंगुलर कहते हैं। अब इंग्लिश में कैसे रहता है? ही, शी, इट, यानी कोई लड़का हो तो इसके लिए हम ही का इस्तेमाल करते हैं, लड़की हो तो इसके लिए हम शी का इस्तेमाल करते हैं, और अगर कोई चीज़ है, कोई वस्तु है तो उसके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं, बराबर है। अब उसको ही, शी, इट को इंग्लिश में तृतीय पुरुष एक वचन कहते हैं। ये तो हमें पता चल गया। क्रियापद, अब जिन बच्चों को क्रियापद ही पता नहीं है तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए थोड़ा मैं शॉर्ट में कह दूं कि जो शब्द क्रिया दर्शाता है उसे कहते हैं क्रियापद। जैसे कहा कि चलना तो गो, लिखना तो राइट, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो क्रियापद भी आपको पता चल गया। तो तृतीय पुरुष एक वचन यानी ही, शी, इट जो है, या तो समझो ही, शी, इट है, हर बार ही, शी, इट ही आएगा ऐसा नहीं है। अब ही मतलब किसी लड़के का नाम आता है, आ सकता है, जैसे राम, श्याम। फिर शी है तो लड़की का नाम आ सकता है, सीता, गीता। फिर इट यानी कोई भी चीज
अ बुक, अ पेन, कुछ भी आ सकता है। तो तृतीय पुरुष एक वचन क्रियापद को एस या ईएस प्रत्यय लगाकर ये काल बनता है। अभी आप कहेंगे कि तृतीय पुरुष एक वचन के बारे में तो हमें जानकारी मिल गई, क्रियापद क्या है उसके बारे में भी हमें ज्ञान हो गया। अब ये एस या ईएस तो ये क्या अपनी मर्जी पर है? नहीं, उसके लिए इंग्लिश में रूल है। तो इस रूल को अब हम देखेंगे कि ईएस प्रत्यय लगाने का नियम एस का नहीं है, ईएस प्रत्यय लगाने का नियम है। अब ये नियम क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। जिन क्रियापदों के अंत में, जिन क्रियापदों के अंत में एस, एस एच, सी एच, ओ एक्स, ये 5 शब्द जो है ये आपको ध्यान में रखने हैं। ये 5 में से कोई भी एक शब्द अगर उस क्रियापद के अंत में आता है तो वहां पे उसके अंत में हमें ईएस लगाना है। जैसे कि वॉश, वॉश मतलब टू वॉश मतलब धोना। अब इसके अंत में आप ध्यान से देखिए एस एच है। हमारे जो 5 शब्द है एस, एस एच, सी एच, ओ एक्स, उसमें एस एच है। तो उसके एंड में, उसके अंत में देखो हमने ईएस लगाया। फिर यहाँ पे गो है, गो के अंत में देखिए ओ है। हमारे ये 5 शब्द है उसमें भी ओ है, इसलिए हमने ईएस लगाया। तो इस तरह से एस, एस एच, सी एच, ओ एक्स, ये 5 में से कोई भी एक शब्द अगर उस क्रियापद के अंत में हो तो उसके अंत में ईएस लगाना है। लेकिन ये ईएस प्रत्यय कब लगाना है? अगर कर्ता तृतीय पुरुष एक वचन हो तब। विद्यार्थी मित्रों, अब देखिए उसका एग्जाम्पल लिखिए। अब यहां पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, राम एक खत लिखता है। यहां पे मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो सामान्य वर्तमान काल है यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो उसे किस तरह से पहचानना है? तो उसके एंड में लिखता है, खाता है, जाता है, पढ़ाई करता है, ऐसे करता है, करती है, करते हैं, ये शब्द प्रयोग अगर अंत में आता है तो आप समझ लेना कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है। अब ये जैसे मैंने यहां पे लिखा है, एक एग्जांपल है कि राम एक खत लिखता है। देखो लिखता है, इससे हमें पता चला कि ये सामान्य वर्तमान काल है। अब हमें क्या करना है कि जो हमने रूल लिखा है उसी रूल को, उसी नियम को हम यहां पे इस्तेमाल करेंगे। ध्यान से सुनना। अब पहले तो हमें लिखता है, ये 2 शब्द से हमें पता चला कि ये सामान्य वर्तमान काल है। अब इस वाक्य में हम उस रूल का इस्तेमाल करेंगे। अब वो जो रूल था सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो मैंने लिखा था, तो उसमें मैंने क्या लिखा था कि अगर कर्ता तृतीय पुरुष एक वचन है, यहां पे राम, राम यानी ही, शी, इट मतलब तृतीय पुरुष एक वचन। तो राम जो है वो ही में आता है, ही, शी, इट, ये सर्वनाम है। अब ये राम तृतीय पुरुष एक वचन है। अब हमारे नियम के हिसाब से तृतीय पुरुष एक वचन राम तो है, अब उसके क्रियापद को, अब इस वाक्य में राम एक खत लिखता है, तो इसमें क्रियापद क्या है? लिखना। लिखना मतलब राइट। अब यहां पे मैं आपको एक बात और बता दूं कि हर एक क्रियापद के 3 रूप होते हैं। वो कौन से? तो एक होता है वर्तमान काल, दूसरा होता है भूतकाल, यानी इसे हम कहेंगे कि प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। जिसको भूत कृदंत कहते हैं, लेकिन हमें इतने कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, हम पास्ट पार्टिसिपल ही कहेंगे। अब जैसे एक क्रियापद है गो, वेंट और गॉन।
तो गो जो है उसका पहला रूप है, दूसरा रूप यानी पास्ट टेंस भूतकाल का जो वेंट है, और तीसरा रूप यानी गॉन जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल या शॉर्ट में हम उसे पीपी कहेंगे। तो ऐसे तो इस तरह से हर एक क्रियापद के 3 रूप होते हैं, ठीक है। अब हम हमारे मूल जो वाक्य है उसकी तरफ आएंगे। अब जैसे यहाँ पे मैंने लिखा कि राम एक खत लिखता है से हमें पता चला कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। फिर हमने जो कर्ता था, सब्जेक्ट था, वो लिया। ये देखा हमने कि हमारा कर्ता तृतीय पुरुष एक वचन है, इसलिए हमने उसके क्रियापद को यानी राइट को हमें एस या ईएस लगाना है। अब हमें यह देखना है कि राइट के अंत में जो 5 शब्द मैंने आपको बताए थे, एस, एसएच, सीएच, ओ, एक्स, ये 5 में से कोई भी एक शब्द राइट के अंत में है क्या? नहीं है तो ईएस नहीं आएगा, केवल एस का प्रयोग होगा। इसलिए हमने केवल राइट जो मुख्य क्रियापद है राइट, उसके अंत में हमने केवल एस का प्रयोग किया, राइट्स। और एक खत यानी अ लेटर, तो ये पूरा वाक्य बन गया, राम राइट्स अ लेटर। तो इस तरह से आप इस नियम का प्रयोग करके हजारों नहीं लाखों सेंटेंस बना सकते हो, लेकिन उसके लिए क्रियापद और उसके जो 3 फॉर्म है उसका ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये हुआ सकारार्थी जिसको हम पॉजिटिव बोलते हैं। अब यही सेंटेंस हम निगेटिव में और फिर इंट्रोगेटिव में करेंगे। अब निगेटिव की बात करें तो उसका केवल इतना ही नियम है। क्या नियम है? पहले तो कर्ता, जिसको इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं, तो पहले कर्ता लेना, प्लस डू या डज में से एक रूप लेना है। अब आप कहेंगे कि डू कभी और डज का इस्तेमाल कब करना है, तो वहां पे मैंने लिखा है डू या डज। देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, इन सब में आपको डज दिखाई देगा तृतीय पुरुष एक वचन यानी ही, शी, इट के साथ। यानी अगर तृतीय पुरुष एक वचन है तो डस का इस्तेमाल करें, बाकी सभी कर्ता में डू का प्रयोग होता है। खाली आपको इतना ही ध्यान रखना है कि तृतीय पुरुष एक वचन है तो डस का इस्तेमाल, बाकी सब में डू का इस्तेमाल, ठीक है। अब यहां पे हमारे सेंटेंस में जो कर्ता है राम, तो राम आता है ही में, मतलब तृतीय पुरुष एक वचन है, इसलिए हम क्या करेंगे, राम के बाद डू डस में से हमने डस लिया, फिर नॉट का प्रयोग करें, नॉट लिखा। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रियापद का पहला रूप, जैसे मैंने अभी बताया आपको, क्रियापद के 3 रूप होते हैं, वर्तमान काल मतलब प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल। हमें कौन सा रूप यहाँ पे इस्तेमाल करना है? पहला वाला यानी प्रेजेंट टेंस वाला। तो ये जो है राइट, तो हमने राइट लिखा और बचा हुआ अ लेटर। अभी आप डिफरेंस देखिए कि पॉजिटिव सेंटेंस में हमने क्या किया था, क्रियापद को एस यस लगाया था, राइट्स किया था, लेकिन निगेटिव में हमने राइट लिखा है। इसका मतलब यह हुआ कि सेंटेंस ऐसे नहीं करना है, राम डज नॉट राइट्स अ लेटर, नो, ग्रामेटिकली इट इज रॉन्ग। तो डज नॉट के बाद ये जो एस ईएस है वो निकल जाएगा, यानी क्रियापद का पहला रूप हमें यहां पे लिखना है। तो और एक बार देखिए, कर्ता राम, डू डज में से हमने डज लिया, क्यों? क्योंकि कर्ता हमारा तृतीय पुरुष एक वचन है, इसलिए डज, फिर नॉट लिया और क्रियापद का पहला रूप मतलब राइट, केवल राइट, तो हमने वो राइट लिखा और बचा हुआ अ लेटर। अब जैसे ये राइट है तो राइट के 3 फॉर्म देखिए, राइट, रोट और रिटन। तो ये आपने सुना होगा, तो राइट, रोट, रिटन। तो राइट जो है ये पहला रूप है, इसलिए हमने राइट लिखा और बचा हुआ अ लेटर। अभी हम देखेंगे लास्ट इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नार्थी, क्वेश्चन।
अब क्वेश्चन में कभी भी बहुत से बच्चों को जब वो क्वेश्चन पूछते हैं तो शुरू में सब्जेक्ट लेते हैं, शुरू में सब्जेक्ट लेके एंड में क्वेश्चन मार्क करते हैं, ये गलत है। इंट्रोगेटिव में कभी भी कर्ता पहले नहीं आता है, ध्यान में रखिए। अब हमारा जो रूल है डू डस का, तो यहाँ पे हमने डू डस सेकंड प्लेस में लिया था, लेकिन इंट्रोगेटिव में ये डू डस जो है ये शुरू में आ जाएगा, डू डस, फिर कर्ता जो फर्स्ट था वो यहाँ सेकंड में आ जाएगा, खाली इनका स्थान चेंज करना है, पहले डू डस फिर कर्ता। और अभी यहाँ पे इंट्रोगेटिव में हमें नॉट का प्रयोग नहीं करना है, नॉट का प्रयोग हम बाद में करेंगे, हमें खाली केवल नॉट का प्रयोग किए बिना ये सेंटेंस सभी करने हैं। तो पहले डू डस फिर कर्ता, नॉट का प्रयोग नहीं करना है, और फिर क्रियापद का पहला रूप। अब ऊपर जो है हमने डस का प्रयोग किया था क्योंकि हमारा कर्ता तृतीय पुरुष एक वचन था, ठीक है, इसलिए ऊपर जो डस था वही डस हम नीचे लेंगे। तो डू डस में से हमने डस लिया। इसके बाद कर्ता, हमारा कर्ता क्या है इस सेंटेंस में? राम, तो हमने राम लिया, डज राम, और क्रियापद का पहला रूप क्या है? राइट। बाकी का सब बचा हुआ सब वैसे का वैसा ही लिखना है, राइट अ लेटर, राइट अ लेटर, केवल हमने नॉट को कट किया। तो डज कर्ता राम, पहला रूप राइट अ लेटर, फिर क्वेश्चन मार्क। तो डज राम राइट अ लेटर मतलब राम एक खत लिखता है क्या? ये जो तीन सेंटेंस हमने देखे उनका हिंदी में अनुवाद कैसे होगा? राम एक खत लिखता है, फिर निगेटिव में राम एक खत नहीं लिखता है, और इंट्रोगेटिव में क्या राम एक खत लिखता है? तो इस तरह से अंत में है शब्द आता है, तो इससे हमें पता चलता है कि ये सामान्य वर्तमान काल है। अब यहाँ पे मैं केवल दो सेंटेंस यहाँ पे मैंने लिखे हैं, पहले हम दो सेंटेंस ही करेंगे, बाद में मैं आपको बहुत सारे सेंटेंस एक्सरसाइज के तौर पे करने दूंगा, आप खुद करिए और फिर हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, अभी जैसे मैंने अभी बताया आपको कि एंड में है आता है। अब देखो यहाँ पे भी मैंने दो वाक्य लिखे हैं, ध्यान से देखना। माया एक गीत गाती है, देखो गाती है एंड में आया। दूसरा है राम इंग्लिश पढ़ाता है, तो पढ़ाता है, तो पढ़ाता है, खाता है, जाता है, आता है। तो इस तरह से एंड में अगर ये शब्द आते हैं तो हमें टेंस फाइंड करने में बहुत ही आसानी रहती है, तो हमें तुरंत पता चलता है कि ये सामान्य वर्तमान काल है। अब ये जो दो सेंटेंस है वो हम इस तरह से इन रूल का इस्तेमाल करके हम इसको बनाएंगे। अब जैसे यहाँ पे माया है, तो पहले मैं माया लिखता हूं। अब अभी आप मुझे बताइए कि माया तृतीय पुरुष एक वचन है क्या? तो है, क्योंकि माया मतलब शी, तो ही, शी, इट को इंग्लिश में तृतीय पुरुष एक वचन कहते हैं। तो हमारा ये जो कर्ता है इस वाक्य का माया, ये तृतीय पुरुष एक वचन है। तो भी आप सोचिए कि रूल क्या था कि तृतीय पुरुष एक वचन हो कर्ता, तो उसके क्रियापद को हमें एस या ईएस प्रत्यय लगाना है। अभी हम देखेंगे कि इस सेंटेंस में क्रियापद कौन सा है। तो माया एक गीत गाती है मतलब गाना, सिंग। अब सिंग के जो तीन फॉर्म है वो सिंग, सॉन्ग और सिंग, सैंग, सॉरी, और संग, सिंग, सैंग, संग। ये पहला रूप, ये दूसरा यानी भूतकाल का, और ये तीसरा यानी पीपी, पास्ट पार्टिसिपल। अब माया तृतीय पुरुष एक वचन है, उसके क्रियापद को यानी सिंग को हमें एस या ईएस प्रत्यय लगाना है। तो पहले तो मैं ये सिंग यहां पे लिखता हूं और फिर हम डिस्कस करेंगे। अभी आप देखिए कि मैंने आपको रूल क्या लिख के दिया था कि तृतीय पुरुष एक वचन क्रियापद हो तो उसके क्रियापद को एस या ईएस लगाना है। ईएस का रूल मैंने आपको लिखाया है, उसमें मैंने 5 शब्द कहे हैं। कौन से? एक तो एस, एस एच, सी एच, ओ और एक्स। तो ये 5 में से कोई भी एक शब्द हो
तो हमें उस थर्ड पर्सन सिंगुलर का जो वर्ब है उसको हमने ईएस लगाना है। लेकिन यहाँ पे देखिए आप अंत में ये एस, एस एच, सी एच, ओ और एक्स, ये 5 में से कोई भी एक शब्द सिंग के अंत में है नहीं है। तो हमें फिर सिंग के अंत में क्या लगाना है, एस लगाना है या ईएस लगाना है? तो खाली क्या करना है, एस लगाना है, क्योंकि ये 5 में से कोई भी एक शब्द नहीं है। अगर होता तो हम ईएस लगाते थे, नहीं है इसलिए हम केवल उसको उसके अंत में एस लगाएंगे, यानी माया सिंग्स। और अभी बचा क्या, एक गीत, यानी अ सॉन्ग। ये हो गया हमारा पहला सेंटेंस पॉजिटिव। अब हमें करना है निगेटिव। अब ये जो रूल है, इस रूल का प्रयोग हमें सेकंड सेंटेंस में करना है। अब निगेटिव का रूल क्या कहता है, पहले कर्ता लीजिए। हमारा सेंटेंस में कर्ता क्या है, माया। चलो माया, फिर बाद में हमें डू या डज में से एक को चुनना है। अब वहां पे जो टेबल दिया मैंने वहां पे देखिए, ही, शी, इट हो तो डज, बाकी सब जगह पे डू। माया थर्ड पर्सन सिंगुलर है क्योंकि वो शी में आती है, तो हम डू या डज का इस्तेमाल करेंगे, तो डज का इस्तेमाल करेंगे। तो माया डज। इसके बाद नॉट, तो हम यहाँ पे नॉट लिखेंगे, माया डज नॉट। और फिर बचा हुआ जो है राइट, ये सिंग अ सॉन्ग, ये एस एस का प्रयोग वाला एस एस हमें निकाल देना है, उसका पहला रूप यानी सिंग, सैंग, संग। तो ये वाला जो रूप है पहला रूप, वो हमें लिखना है सिंग। और फिर बचा हुआ अ सॉन्ग, माया डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। और अब बचा इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नार्थी। इसमें हमें डू या डज में से एक लेना है। तो ऊपर हमने डज लिया है तो नीचे भी पहले डज ही आएगा। तो यहां पे मैं लिखता हूं, जगह की वजह से यहां पे लिखता हूं मैं, डज, डू डज में से हमने डज लिया क्योंकि हमारा कर्ता कैसा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी तृतीय पुरुष एक वचन है। तो डू डज में से हमने डज लिया। फिर कर्ता, हमारे सेंटेंस में कर्ता क्या है, माया। तो माया का एम हम कैपिटल लिखेंगे यानी बड़ा लिखेंगे, क्योंकि ये विशेष नाम है। बहुत से बच्चों को ये पता नहीं होता, वो छोटा एम लिखते हैं, ये कहेंगे कि ये तो शब्द बीच में आता है। लेकिन बीच में अगर कोई विशेष नाम किसी लड़के का या लड़की का, किसी पर्वत नदी का नाम आता है, तो बीच में भी वो शब्द बड़ा लिखा जाता है। तो डज, माया, देखो डू डज में से हमने डज लिया। निगेटिव सेंटेंस में डू डज में से हमने पहले डज लिया क्योंकि हमारा कर्ता जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। इसके बाद हमने कर्ता लिया माया, डज माया, फिर क्रियापद का पहला रूप यानी सिंग। तो डज माया सिंग, बचा हुआ और सॉन्ग, वो हमने लिखा और अंत में हमने प्रश्न चिन्ह किया। तो डज माया सिंग अ सॉन्ग, मतलब माया एक गीत गाती है क्या। अब उसी तरह से ये और एक सेंटेंस देखेंगे हम, राम इंग्लिश पढ़ाता है, राम इंग्लिश पढ़ाता है। तो अंत में देखिए जैसे ऊपर गाती है तो यहाँ पे पढ़ाता है, ठीक है। तो इससे हमें ज्ञान का पता चला, टेंस का पता चला कि ये जो टेंस है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब हम उसी रूल का यहाँ पे प्रयोग करेंगे। जैसे राम है, राम, अभी राम है, राम तृतीय पुरुष एक वचन है, तो वापस हमें उसके क्रियापद को एस या ईएस लगाना है। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में क्रियापद क्या है, पढ़ाना। पढ़ाना मतलब टीच। तो टीच के 3 रूप देखिए आप, टीच, टॉट और टॉट। टीच, टॉट, टॉट, ये उसके 3 रूप है।
अभी हम देखेंगे कि राम तो हमने लिख दिया, राम तृतीय पुरुष एक वचन है, इसलिए उसके क्रियापद को यानी टीच को हमें एस या ईएस लगाना है। अभी हम देखेंगे कि राम तो तृतीय पुरुष एक वचन है, उसके क्रियापद को हमें एस या ईएस लगाना है, लेकिन ईएस अब देखिए वो 5 शब्द, अगर क्रियापद के अंत में ये 5 में से कोई भी एक शब्द होता है तो उस क्रियापद के अंत में हम ईएस का प्रयोग करेंगे। चलो देखते हैं कि इस क्रियापद के अंत में ये 5 में से कोई एक शब्द है क्या, तो है CH, देखिए यहाँ पे CH है, तो हमें उस क्रियापद के अंत में ईएस का प्रयोग करना है, न के एस का। तो टीचेस, तो राम टीचेस इंग्लिश, तो खाली इंग्लिश लिखना है। ये तो हुआ पॉजिटिव, मतलब सकारार्थी सेंटेंस हुआ, यस में सेंटेंस हुआ, राम टीचेस इंग्लिश। अब हम उसका निगेटिव में रूपांतर करेंगे। पहले कर्ता राम, अब राम कैसा है, तृतीय पुरुष एक वचन है, तो डू या डज में से हम क्या किस शब्द का प्रयोग करेंगे, वहां पे जो टेबल, वहां पे मैंने टेबल लिखा है उसकी तरफ देख के मुझे बताइए क्या, अच्छा डज, ओके। तो राम तृतीय पुरुष एक वचन है, इसलिए डू डज में से डज का प्रयोग करेंगे। इसके बाद नॉट लिखना है हमें, तो हम नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर क्रियापद का पहला रूप यानी टीच, और बचा हुआ इंग्लिश। तो अब ये सेंटेंस हुआ कि राम डज नॉट टीच इंग्लिश। देखिए आप डिफरेंस देखिए, ऊपर हमने टीचेस शब्द का प्रयोग किया है, यानी क्रियापद को हमने ईएस प्रत्यय लगाया है, लेकिन नीचे हमने टीच लिखा है, मतलब डज नॉट लिखने के बाद एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से नहीं करना है, राम डज नॉट टीचेस इंग्लिश, इस तरह से नहीं करना है। राम डज नॉट टीच मतलब पहला रूप लेना है, और अंत में हम करेंगे इंट्रोगेटिव यानी प्रश्न वाक्य। इसमें इसकी शुरुआत डू या डज से, अब ऊपर हमने डज लिया है, तो यहाँ पे भी हम डू या डज में से डज का प्रयोग करेंगे। डज, फिर कर्ता, हमारा कर्ता क्या है, राम, तो डज राम, क्रियापद का पहला रूप मतलब टीच, डज राम टीच इंग्लिश, और अंत में प्रश्न चिन्ह आएगा। तो डज राम टीच इंग्लिश, तो डू डज में से डज, कर्ता राम, क्रियापद का पहला रूप टीच, बचा हुआ इंग्लिश, मतलब राम इंग्लिश पढ़ाता है क्या, या क्या राम इंग्लिश पढ़ाता है। तो इस तरह से हमने ये दो वाक्य, ये जो रूल्स है पॉजिटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, इनकी मदद से हमने ये 2 सेंटेंस आज हमने देखे। अब और 4 सेंटेंस हम आज देखने वाले हैं, लेकिन ये 4 सेंटेंस में कुछ सेंटेंस की विशेषता ऐसी है कि जैसे मैंने आपको, अब तक आपने देखा होगा कि हर एक सेंटेंस करते वक्त हमें क्रियापद यानी वर्ब्स की जरूरत पड़ी थी। जो शब्द क्रिया दर्शाता है उसे क्रियापद कहते हैं, ये भी मैंने आपको कल बताया था। अब यहाँ पे 1-2 सेंटेंस ऐसे हैं कि जो हम इसमें उस वाक्य में हम फ्रेज का इस्तेमाल करेंगे। अभी आप कहेंगे कि ये फ्रेज क्या होती है, तो एक फ्रेज जो होती है वो पूरा वाक्य बनाती है। जी हाँ दोस्तों, पूरा वाक्य बनाती है, और ये फ्रेज हमें जान लेना बहुत ज़रूरी है। इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारी फ्रेजेस मैं आपको बाद में दूंगा। मेरे पास उसका 10,000 से ज़्यादा का कलेक्शन है, और एक फ्रेज किस तरह से पूरे वाक्य को बनाती है ये भी आज हम देखने वाले हैं, तो आप तैयार रहना। अभी एक
इसके पहले हमने 2 सेंटेंस देखे थे सिंपल प्रेजेंट टेंस में, यानी सामान्य वर्तमान काल में। आज हम और 4 सेंटेंस देखेंगे। अब जैसे ये सेंटेंस है कि राधा मुझे डांटती है। कल मैंने आपको बताया था कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस किस तरह से पहचानना, तो उसके अंत में करता है, करती है, करते हैं, इस तरह से आता है। जैसे यहाँ पे डांटती है, फिर ये अशोक पेड़ पौधों को पानी देता है तो देता है, आशा सच बोलती है तो बोलती है, तू एक चित्र निकालता है तो निकालता है। तो इस तरह से अंत में करता है, करती है, करते हैं, इस तरह से शब्द प्रयोग होता है। तो हमें इससे कौन सा टेंस है इसका हमें ज्ञान होता है। चलो आगे बढ़ते हैं अभी इस सेंटेंस की तरफ। राधा मुझे डांटती है। अब पहले हमारा ध्यान जाना चाहिए कर्ता की तरफ, क्योंकि अगर कर्ता तृतीय पुरुष एक वचन होगा तो हमें उस सेंटेंस के क्रियापद को यानी वर्ब को एस या ईएस प्रत्यय लगाना होगा। तो चलो देखते हैं इस सेंटेंस में कर्ता जो है सब्जेक्ट वो तृतीय पुरुष एक वचन है क्या। तो यहां पे कर्ता है राधा। तो राधा यानी शी। तो मैंने आपको कल बताया था कि इंग्लिश में ही, शी, इट को तृतीय पुरुष एक वचन कहते हैं। तो राधा यानी लड़की है, तो राधा शी में आती है, तो राधा तृतीय पुरुष एक वचन हुआ। तो नियम के हिसाब से हमें इस सेंटेंस में जो राधा करता है उसका जो क्रियापद है इस सेंटेंस का यानी जो वर्ब है उसे हमें एस ई एस लगाना होगा। पहले तो ये ढूंढते हैं कि इस सेंटेंस में क्रियापद कौन सा है। अब राधा मुझे डांटती है तो डांटना, किसी को डांटना। अब अगर आपको डांटने को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये अगर आपको पता नहीं होगा तो आप इस सेंटेंस को नहीं तैयार कर सकते। भले आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल भी पता हो कि तृतीय पुरुष एक वचन क्रियापद को एस या ई एस प्रत्यय लगाकर इस काल का प्रयोग होता है, ये अगर नियम आपको पता भी है फिर भी आप इस सेंटेंस को नहीं बना सकते, क्योंकि डांटना किसे कहते हैं यानी डांटने को इंग्लिश में कौन सा शब्द है ये अगर आपको पता नहीं है तो आप क्या ऐसे कहेंगे कि राधा मुझे डांटिंग, आप ऐसा कहेंगे? नहीं कहेंगे। आपको डांटने के लिए इंग्लिश में क्या कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो डांटने को इंग्लिश में कहते हैं स्कोल्ड। अब कल मैंने बताया कि हर एक क्रियापद के 3 रूप होते हैं। पहला स्कोल्ड, ये हुआ प्रेजेंट टेंस। दूसरा स्कोल्डेड, दूसरा रूप हमेशा पास्ट टेंस का होता है, भूतकाल का होता है। और तीसरा जो है वो पीपी यानी पास्ट पार्टिसिपल, जिसे भूत कृदंत कहते हैं, यानी क्रियापद का तीसरा रूप। तो इस तरह से पहला, दूसरा और तीसरा रूप। अब डांटने को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये तो हमने जान लिया, स्कोल्ड, स्कोल्डेड, स्कोल्डेड। अब हमें इस क्रियापद को इस सेंटेंस में हमें फिट बिठाना है। अब देखते हैं कि राधा जो है वो तृतीय पुरुष एक वचन है, तो उसके क्रियापद को यानी स्कोल्ड को हमें एस या ई एस लगाना है। अब एस या ई एस, तो मैंने आपको ई एस लगाने का नियम बताया है। क्या नियम था कि अगर सेंटेंस में अगर एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स ये 5 में से कोई एक शब्द अगर क्रियापद के अंत में हो तो उस क्रियापद को ई एस प्रत्यय लगता है। लेकिन ये एस और ई एस प्रत्यय कब लगेगा? अगर हमारा कर्ता तृतीय पुरुष एक वचन है तो। अब आप कहेंगे कि अगर कर्ता तृतीय पुरुष एक वचन नहीं है तो फिर क्या करना? तो उसके लिए भी एक सेंटेंस आगे मैंने दिया है, तब हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हम देखेंगे कि राधा तृतीय पुरुष एक वचन है, उसका क्रियापद है स्कोल्ड, ईएस, एस या ईएस हमें लगाना है। अब देखते हैं कि स्कोल्ड के अंत में एस, एस एच, सी एच, ओ और एक्स ये 5 शब्द में से कोई एक शब्द है? देखिए आप, नहीं है, तो हमें ईएस लगाना नहीं है, तो हम लगाएंगे केवल एस। तो राधा स्कोल्ड मुझे यानी मी।
तो राधा स्कोल्ड्स मी, ये हो गया पूरा सेंटेंस, मतलब राधा मुझे डांटती है। अब ये हो गया पॉजिटिव। कल मैंने आपको ये भी बताया था कि पॉजिटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, यानी प्रश्न, सिंपल सेंटेंस हो गया ये, पहले यस में हो गया, फिर ये नो में हो गया, और ये प्रश्न में हो गया। अब हमने पॉजिटिव किया है, अब हम करेंगे निगेटिव। तो निगेटिव में मैंने आपको एक रूल लिख के दिया था, पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता प्लस डू या डस में से एक चुनना है। वो भी मैंने कल आपको बताया था एक टेबल में कि डस जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी तृतीय पुरुष एक वचन होगा तब डस, बाकी सभी कर्ता में डू का प्रयोग होता है, ये भी हमने देखा। तो चलो उस रूल का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। पहले सब्जेक्ट राधा, तो हम राधा लिखेंगे। इसके बाद हमें डू या डस में से एक चुनना है। तो राधा तृतीय पुरुष एक वचन मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हमें डू या डस में से डस को लिखना पड़ेगा हमारे नियम के मुताबिक। तो राधा डज, इसके बाद नॉट लिखना है, आप अपने नियम में देख सकते हो, डज नॉट। और अब कल भी मैंने ये पहले दो सेंटेंस में मैंने इसका जिक्र किया था कि एक बार डज नॉट लिखा तो ये एस ईएस निकल जाता है, उसके बाद क्रियापद का पहला रूप यानी स्कोल्ड, केवल स्कोल्ड ही आएगा। तो बचा हुआ जो है वो हम नॉट के आगे लिख देंगे, यानी स्कोल्ड मी, यानी राधा डज नॉट स्कोल्ड मी, राधा मुझे नहीं डांटती है। अब हमें करना है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में भी मैंने आपको एक ब्रैकेट में रूल लिख के दिया है, पहले डू या डज में से एक चुनना है। ऊपर हमने डज लिया है तो नीचे भी हम पहले डज का प्रयोग करेंगे। तो डज, फिर हम लेंगे सब्जेक्ट राधा, नॉट का प्रयोग हमें अभी करना नहीं है जैसे मैंने कल बताया था। फिर बचा क्या, स्कोल्ड मी, तो डज राधा स्कोल्ड मी, मतलब क्या राधा मुझे डांटती है, नहीं डांटती। अब इसके आगे दो सेंटेंस और है, वो हम सबसे अंत में देखेंगे। पहले हम छठा सेंटेंस देखते हैं। तू एक चित्र निकालता है। अब जैसे डांटती है, पानी देता है, उस तरह से निकलता है। तो ये निकालता है, ये करता है, वो करती है, ये करते हैं, तो इससे हमें टेंस का पता चलता है। तो यहाँ पे हमने पहले टेंस फाइंड किया, ये टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब हमारा ध्यान जाना चाहिए कर्ता यानी सब्जेक्ट की तरफ। टू, टू यानी यू। अब आप मुझे बताइए कि यू जो है ये द्वितीय पुरुष हुआ, यू, तू या तुम, मतलब यू कहा तो एक भी हो सकता है और बहुत सारे भी हो सकते हैं। यहाँ पे कर्ता जो है वो यू है यानी द्वितीय पुरुष है। अब यहाँ पे कर्ता हमारा तृतीय पुरुष एक वचन यानी ही शी इट है, नहीं है। तो हमें इस वाक्य में क्रियापद को यानी वर्ब को एस ई एस लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा कर्ता तृतीय पुरुष एक वचन नहीं है। अगर ही शी इट में से होता, या तो किसी लड़के का नाम, लड़की का नाम, या किसी चीज का नाम, जैसे मैंने कल आपको बताया इट में या ही और शी में, तो वो होता तो हमें एस या ई एस लगाना पड़ता। लेकिन यहाँ पे कर्ता यू है, मतलब द्वितीय पुरुष है, थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी तृतीय पुरुष एक वचन नहीं है, इसलिए हमें यू के बाद इस वाक्य में जो भी क्रियापद यानी वर्ब है उसी तरह से उसका पहला रूप ही लिखना पड़ेगा। हम इस क्रियापद को एस ई एस नहीं लगाएंगे क्योंकि कर्ता हमारा तृतीय पुरुष एक वचन नहीं है। तो चलो देखते हैं इस वाक्य में क्रियापद क्या है। तू एक चित्र निकलता है, चित्र निकलना यानी ड्रॉ, टू ड्रॉ, हर एक क्रियापद के पहले टू आता है, तो टू ड्रॉ। तो ये ड्रॉ उसका पास्ट टेंस हुआ ड्रीव, और उसका पीपी यानी उसका तीसरा रूप हुआ ड्रॉन, ड्रॉ, ड्रीव, ड्रॉन। और एक चित्र, एक चित्र यानी अ पिक्चर। अब हम ये सब यहाँ पे सेट करेंगे।
टू मतलब यू, अभी बताया मैंने कि द्वितीय पुरुष है इसलिए हमें ए सी एस लगाना नहीं है, तो हम ड्रॉ ही लिखेंगे, यानी यू ड्रॉ, और बचा एक चित्र यानी अ पिक्चर, यानी यू ड्रॉ अ पिक्चर। तो इस तरह से ये पूरा सेंटेंस बन गया। तो अब तक हमने 3-4 सेंटेंस ऐसे देखे जिसमें कर्ता तृतीय पुरुष एक वचन था, उसमें हमने एस ई एस का प्रयोग किया, और एक सेंटेंस मैंने आपको ऐसा दिखाया कि जिसमें एस ई एस नहीं लगता है, यानी कर्ता तृतीय पुरुष एक वचन नहीं है। अब इसका निगेटिव देखते हैं। अब वापस जो मैंने कल रूल दिया था आपको उसमें आप देखिए निगेटिव में क्या है। पहले कर्ता, कर्ता क्या है, यू। अब यू के बाद हमें डू या डज में से एक शब्द चुनना है। ऐसे नहीं अपनी 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 मर्जी पे वो निर्भर नहीं है। कितना अभी बहुत कंटाला आया डज का इस्तेमाल करके, तो अभी डू का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा नहीं है। ये कर्ता पर डिपेंड है, हमारा कर्ता कैसा है। अब यहाँ पे हमारा कर्ता तृतीय पुरुष एक वचन नहीं है, इसलिए डू डज में से हम डज का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम लेंगे डू डज में से डू, तो यू डू। इसके बाद नॉट लिखना है हमें, तो यू डू नॉट, और बाद में जो बचा हुआ पूरा वैसे का वैसा ही हमें लिखना है, यानी ड्रॉ अ पिक्चर, यानी यू डू नॉट ड्रॉ अ पिक्चर। फिर हमें इंट्रोगेटिव करना है। अब हमने पॉजिटिव यानी यस में सेंटेंस किया, फिर निगेटिव यानी नो में सेंटेंस किया। अब हम प्रश्न वाक्य करेंगे। प्रश्न वाक्य में वापस याद करो कि मैंने ब्रैकेट में आपको क्या रूल दिया था। पहले हमें डू या डस में से एक लेना है, तो जो ऊपर हमने लिया है वही हम पहले नीचे लेंगे। ऊपर हमने डू का प्रयोग किया है, तो यहां भी हम पहले डू का प्रयोग करेंगे, डू। इसके बाद हमें कर्ता लेना है जो है यू। अभी ये यू बीच में आता है, ये विशेष नाम नहीं है इसलिए स्मॉल लिखना है। डू यू, नॉट का प्रयोग अभी हम नहीं करेंगे, और बचा हुआ जो है वो पूरा वैसे का वैसा हमें लिखना है, यानी ड्रॉ अ पिक्चर, यानी डू यू ड्रॉ अ पिक्चर, यानी तू एक चित्र निकालता है क्या। इस तरह से निकालता है, नहीं निकालता है, निकालता है क्या। अब ये हुए। अब हमें चौथा और पांचवा जो वाक्य है जो मैंने सबसे अंत में रखा, उसका एक विशेष कारण है दोस्तों। अब ये इसलिए मैंने अंत में रखा क्योंकि इसमें मैंने क्रियापद नहीं, इसमें मैंने पहली बार फ्रेज का इस्तेमाल किया है। अब आप पूछेंगे कि फ्रेज मतलब क्या, तो फ्रेज यानी शब्द समूह, यानी दो से ज्यादा, दो तीन चार शब्दों का एक समूह, उसको फ्रेज बोलते हैं। और ये फ्रेज एक वर्ब का काम करती है, पूरा वाक्य बनाती है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ऐसी बहुत सारी फ्रेजेस मैं आपको बताऊंगा। उस तरह से आप उस फ्रेजेस को कलेक्ट करके उसका अध्ययन करके अगर आप उसको याद करेंगे, कंठस्थ करेंगे, तो ये आपका इंग्लिश इंप्रूव करेगा। तो देखते हैं कुछ, आज दो एग्जाम्पल देखते हैं। अशोक पेड़ पौधों को पानी देता है। अशोक पेड़ पौधों को पानी देता है, तो पेड़ पौधों को पानी देना, उसके लिए इंग्लिश में एक फ्रेज है, टू वाटर द प्लांट्स, टू वाटर द प्लांट। अब जब हम इस्तेमाल करेंगे इस फ्रेज को, तो ये टू को हम निकाल देंगे, और ये जो वाटर है उसके तीन फॉर्म है, वाटर, वाटर्ड और वाटर्ड। अभी आप कहेंगे वाटर तो पानी, ये तो नाउन हुआ, तो नाउन को ईडी कैसे लगाया आपने। तो दोस्तों केवल वाटर मतलब पानी, और उसके आगे कुछ क्रियापद इंग्लिश में ऐसे है जो नाउन के हिसाब से भी इस्तेमाल होते हैं और क्रियापद यानी वर्ब के हिसाब से भी इस्तेमाल होते हैं। तो उसमें से तो उसी प्रकार का ये वर्ब है वाटर। तो यहाँ पे हमने केवल वाटर वाला वाटर नहीं लिया है, क्रियापद वाला वाटर लिया है, यानी टू वाटर मतलब पानी देना। तो टू वाटर द प्लांट मतलब पेड़ पौधों को पानी देना। अब ये फ्रेज का इस्तेमाल करके कितनी आसानी से ये सेंटेंस तैयार हो जाएगा, ये देखते हैं। अब जैसे देता है, इसे हमें पता चला,
टेंस फाइंड किया हमने, सामान्य वर्तमान काल यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब इसकी शुरुआत करते हैं कर्ता से। कर्ता क्या है? अशोक। तो पहले हम अशोक लिखते हैं। अब ये देखना है कि अशोक तृतीय पुरुष एक वचन है तो है, क्योंकि अशोक यानी ही, अशोक के लिए सर्वनाम ही है, इसलिए जो भी फ्रेज का इस्तेमाल करेंगे उसमें जो वर्ब है उसको हमें एस एस लगाना है। अब ये जैसे मैंने बताया कि टू वाटर द प्लांट्स में टू को हमने हटा दिया, बाकी जो वाटर द प्लांट्स है उसका हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो इस वाटर को हमें एस एस लगाना है। अब देखिए ये जो 5 शब्द है, ये 5 में से कोई भी एक शब्द वाटर शब्द के अंत में है तो इसका जवाब है नहीं है, तो हम एस नहीं लगाएंगे। तो वाटर को हम केवल एस लगा के पूरी फ्रेज का इस्तेमाल करेंगे। तो अशोक वाटर, केवल हमने एस लगाया क्योंकि इसके एंड में ये 5 में से कोई शब्द नहीं है। वाटर द प्लांट। देखिए दोस्तों, अशोक वाटर द प्लांट हो गया पूरा सेंटेंस। इसके लिए आपको अशोक गिव्स वाटर टू द प्लांट इस तरह का विचित्र सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं है। केवल एक फ्रेज ने किस तरह से पूरा सेंटेंस बनाया, तो इससे आपको अंदाजा होगा कि एक फ्रेज क्या काम करती है। आगे चल के बहुत इंटरेस्टिंग फ्रेजेस मैं आपको बताऊंगा। अशोक वाटर्स द प्लांट, ये हो गया यस में यानी पॉजिटिव। अब हमें ये सेंटेंस करना है निगेटिव में। निगेटिव का पहला रूल, पहले हमें सब्जेक्ट लेना है अशोक। इसके बाद नियम के हिसाब से हमें डू या डज में से एक शब्द लेना है। अशोक तृतीय पुरुष एक वचन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हमें डू या डज में से डज लेना है, यानी अशोक डज। इसके बाद नॉट का प्रयोग करना है, नॉट। और अब हम वाटर्स लेंगे या केवल वाटर लेंगे, बराबर एस हमें निकाल देना है, केवल वाटर द प्लांट लिखना है। अब आपका कंफ्यूजन यहां पे हो सकता है, आप कहेंगे यहां तो एस लिया आपने लेकिन वो क्रियापद नहीं है, वो वर्ब नहीं है। वर्ब को जो हमने एस एस लगाया था ऊपर वो हमने निकाला है, ये तो प्लांट, ये तो नाउन है, इसमें नहीं। अब इंट्रोगेटिव करेंगे यानी प्रश्न, यानी प्रश्नार्थी वाक्य करेंगे। तो प्रश्नार्थी वाक्य के नियम के हिसाब से पहले डू या डज में से एक शब्द आएगा। ऊपर हमने डज लिया है तो नीचे भी हम पहले डज लेंगे। तो डज, फिर कर्ता लेना है हमें, वो है अशोक। नॉट हमें अभी लेना नहीं है, और बचा हुआ जो है वो पूरा हम अशोक के आगे लिख देंगे, यानी वाटर द प्लांट। यानी डज अशोक वाटर्स द प्लांट, इस तरह से ये सेंटेंस होगा। यानी देखा आपने कि एक फ्रेज किस तरह से पूरे वाक्य को इतनी आसानी से बना देती है। इसलिए ज्यादा से अब देखो हर बार क्रियापद से काम नहीं चलता। क्रियापद मैंने वर्ब प्लस फ्रेजेस का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, तो ये आपका इंग्लिश इंप्रूव हो सकता है। और एक फ्रेज देखते हैं, आशा सच बोलती है। बोलती है, पहले तो हमें टेंस फाइंड करना है, एंड में ये करती है वो करती है, तो बोलती है, तो इससे हमें टेंस का ज्ञान हुआ। अब हमें इसके लिए जैसे पेड़ पौधों को पानी देने के लिए एक फ्रेज थी टू वाटर द प्लांट, उसी तरह से सच बोलने की भी फ्रेज है, इसको कहते हैं टू टेल द ट्रूथ। इस तरह से वापस हम टू का प्रयोग वाक्य के हिसाब से अब नहीं करेंगे। अब जैसे वाटर के 3 रूप थे, वाटर, वाटर्ड, वाटर्ड, उसी तरह से यहाँ पे टेल क्रियापद है, टेल है, तो टेल के 3 फॉर्म जो है टेल, टोल्ड, टोल्ड। अब इस फ्रेज को हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। पहले हम देखेंगे कर्ता आशा। अब ये देखना है कि आशा जो है वो तृतीय पुरुष एक वचन है तो है, क्योंकि आशा अकेली है, शी में आती है, तो हमारे नियम के हिसाब से ही शी इट को इंग्लिश में
तृतीय पुरुष एक वचन यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर केसेस। तो अभी आशा के आगे हमें इस क्रिया ये जो फ्रेज है टेल को हमें एस ई एस लगाना होगा। चलो देखते हैं कि इसमें एस लगता है या ई एस लगता है। अब ये जो टेल है उसके अंत में देखिए 5 में से कोई एक शब्द है, एस एस एच सी एच ओ एक्स नहीं है। होता तो हम ई एस लगाते थे, अगर ये 5 में से कोई एक शब्द होता तो हम यहाँ पे ई एस लगाते थे, लेकिन उस 5 में से कोई भी एक शब्द उसके अंत में नहीं है तो हम ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल एस लगाएंगे। तो आशा टेल्स, बचा क्या, द ट्रुथ। आशा टेल्स द ट्रुथ। देखो दोस्तों कितनी आसानी से ये सेंटेंस बन गया, आशा टेल्स द ट्रुथ, यानी आशा सच बोलती है। अब करेंगे हम निगेटिव। पहले शुरुआत करेंगे कर्ता से, आशा, उसके आगे डू या डस में से एक शब्द लेना है। आशा तृतीय पुरुष एक वचन है, इसलिए डू या डस में से हम डस लेंगे नियम के हिसाब से। आशा डज, इसके बाद नॉट, फिर एस एस निकाल देंगे और केवल टेल द ट्रुथ इसका ही प्रयोग करेंगे। आशा डज नॉट टेल द ट्रुथ। आशा डज नॉट टेल द ट्रुथ यानी आशा सच नहीं बोलती है। और अब अंत में हमें करना है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव की शुरुआत होगी डू या डस से। ऊपर हमने डस लिया है तो नीचे भी हम पहले डस से शुरुआत करेंगे, यानी डज, फिर नियम के हिसाब से हमें कर्ता लेना है, कर्ता है आशा, तो डज आशा, नॉट हम अब लेते नहीं है, बचा क्या, टेल द ट्रुथ। डज आशा टेल द ट्रुथ। अंत में प्रश्न चिन्ह लिखना भूलना नहीं है। तो डज आशा टेल द ट्रुथ, तो आशा सच बोलती है क्या। तो इस तरह से हमने 2 सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आज हमने देखे कि किस तरह से फ्रेज का वाक्य में इस्तेमाल करके हम बड़ी आसानी से सेंटेंस को तैयार कर सकते हैं।